मैं अक्षय कुमार, प्रवक्ता राजकेंद्र कॉलेज बांदा। बाहेर पडायला की नाही खाना है का? ये टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। इसी को हम डुप्लीकेशन भी कहते हैं। कल के सेशन में आपने 3 प्रकार के एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखा था कि जो डीएनए होता है एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक मटेरियल। उसमें पहला एक्सपेरिमेंट ब्रिटिश ने किया था 1928 में। उसके बाद अवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने किया। ठीक है, उन्होंने किस पे किया था? उसी निमोनिया वाले में। कैसे किया था? बायोकेमिकल आइसोलेशन करके किया था। उसके बाद हर्शे एंड चेस उन्होंने किस पे किया? ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करके। इसके अलावा उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ का भी इस्तेमाल किया था, एस और P32 और S35 का। डीएनए रेप्लिकेशन की नीड क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों होता है? डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए का जो द्विगुण है अपनी संख्या बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि अभी हम सिद्ध कर चुके हैं डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, यानी कि 1 जनरेशन से सेकेंड जनरेशन, 1 जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जाएगा। तभी तो जो अनुवांशिक लक्षण तभी तो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचेंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म। और जो यूकैरियोटिक है इसमें कहा होता है? न्यूक्लियस है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, उनमें डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कब होता है? जब वो डिवाइड करती है, यानी कि फ्यूजन होता है। और जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं है इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन कब होता है? आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी। G1 S और G2 M। ये जो है ये जो ये वाली फेज होती है सिंथेसिस फेज, यहाँ पे डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। तो जब होता है तो क्या होता है? C की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि डीएनए क्या है? वो डबल हो जाता है। डीएनए क्या है? डबल हो जाएगा, तभी तो अगली पीढ़ी में जाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टेप वाइज कैसे होता है ये देखिए। हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो हाईली
कॉइल्ड अवस्था में होता है, यानी कि सुपर कॉइलिंग होती है। तभी जो है वो कम जगह में बड़ी आसानी से फिट रहता है। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। साइज बड़ा होता है लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें कॉइलिंग हो जाती है जिसकी वजह से बड़े आराम से न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। तो ये हमको कॉइलिंग भी खत्म करनी पड़ेगी, सुपर कॉइलिंग, क्योंकि हमको क्या करना है? रेप्लिकेट करना। ठीक। जो इसके पहले जो वाटसन एंड क्रिक थे, उन्होंने जब डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, किसका? डीएनए का, और थ्री डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया था वाटसन क्रिक ने। उनको उन्होंने बता दिया था कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल, यानी कि डबल हेलिक्स ऐसे। ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो इनको इन्होंने कहा था कि हमको पता है, हम समझ गए हैं कि डीएनए किस प्रकार से रेप्लिकेट करता होगा। डीएनए किस प्रकार से रेप्लिकेट करता होगा हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो स्टैंड। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो रेप्लिकेट होता है तो एक, जैसे डीएनए दो बने तो इन दोनों में एक ओल्ड रहेगा और एक न्यू होगा, जिसको सेमी कंजर्वेटिव कहा गया था। क्या कहा गया था? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मतलब यदि हम एक डीएनए से उसकी कॉपी बनाते हैं तो उसमें एक जो स्ट्रैंड होगा वो पुराना ही होगा, मतलब एक पैरेंटल होगा और जो दूसरा है वो क्या होगा? न्यू। इसी को उन्होंने कहा था कि सेमी कंजर्वेटिव। तो इसके सपोर्ट के लिए मिशेल्सन एंड स्टाहल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पे किया था? ई कोलाई। याद रखिएगा, पूछा जाता है। मिशेल्सन एंड स्टाहल किस पे किया था? ई कोलाई। प्रयोग में उन्होंने क्या यूज किया था? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, लेकिन इसका हेवी नाइट्रोजन लिया था, यानी कि N15 और N14। ये तो नॉर्मल है, ठीक, और ये हेवी। नाइट्रोजन लिया, रेडियोएक्टिव नहीं था, हेवी था। इसी तरह यानी कि सेमी कंजर्वेटिव को सिद्ध करने के लिए ही एक साइंटिस्ट और थे, टेलर। इन्होंने भी 1958, महीने में कुछ डिफरेंस हो सकता है महीने का, किसी ने मालूम जनवरी फरवरी में किया हो, किसी ने अक्टूबर नवंबर में किया हो। टेलर ने भी किया था विसिया फाइबर में। ये प्लांट का नाम था। विसिया फाइबर, ये आपको ये याद करना है, इसका कोई दूसरा नहीं, ये पूछा जाता है। किसने किया था? टेलर ने। लेकिन सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव को जो एक्सपेरिमेंटल सिद्ध किया गया था, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो वो था मिशेल्सन और स्टाहल का। सेमी कंजर्वेटिव किस पे किया था? ई कोलाई। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब समझ लीजिए, सेमी का मतलब होता है आधा और संरक्षित
मतलब एक हमारा पुराना है, दूसरा नया। ई कोलाई पे क्यों किया था? इनकी जो जनरेशन है वो 18 से 20 मिनट में तैयार है। निष्कर्ष पे आसानी से पहुंच सकते हैं। टाइम सर ये स्टाइल लिखा है, स्टाइल स्पेलिंग में STAHYL क्या पढ़ेंगे? स्टाहल। स्टाहल हिंदी में लिख लो, मिसेल्सन एंड स्टाहल। 1958 ये सन उठा लीजिएगा, अंग्रेजों के नाम है। मिसेल्सन और स्टाहल ने अमोनियम क्लोराइड में हेवी नाइट्रोजन का प्रयोग किया था। ठीक, ध्यान देना। और उधर हर्शे एंड चेस ने बैक्टीरिया या नहीं, हाँ, हर्शे एंड चेस ने जो है इस्तेमाल किया था P32 का और S35 का। P होता है किसमें? DNA में। S होती है किसमें? प्रोटीन में। ठीक, तब वो सिद्ध कर पाए थे। इन्होंने हेवी नाइट्रोजन का प्रयोग किया था। और नाइट्रोजन किसमें होता है? DNA में। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन की बेस होती है वो नाइट्रोजन की तो बनी होती है, इसलिए उन्होंने हेवी नाइट्रोजन मतलब थोड़ा अलग करने के लिए, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया था, याद रखिए। ठीक, देखिए डीएनए का रेप्लिकेशन। ऐसा डीएनए होता है, याद रखिएगा। डीएनए के रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि उसकी पूरी कॉपी बनाना, पूरी, कुछ छोड़ना नहीं, जैसा है वैसा। डीएनए की पूरी कॉपी बनाना मतलब ये नहीं कि हम इतनी की कर ले इतना छोड़ दें, इतने की कर ले इतना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। पूरी कॉपी बनती है, जैसे फोटोकॉपी हम करते हैं वैसे। सर डीएनए का रेप्लिकेशन कौन करता है? कौन करता है? बेटा आगे आएगा क्रम से, बीच में मैंने थोड़ा बता देंगे। ठीक, तो हमने क्या कहा कि जो डीएनए होता है ये सुपर कॉइल होता है, बहुत ज्यादा ऐठा हुआ रहता है, तो उसकी ऐठन खोलनी पड़ेगी। ठीक, तो उसको ऐठन खोलने के लिए इसमें कई प्रकार के एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। इस क्रिया को करने के लिए, किसको? रेप्लिकेशन करने के लिए कई प्रकार के एंजाइम अपना अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक, देखो एक होता है टोपोआइसोमर, टोपोआइसोमरेज। इसका क्या काम? दूसरा होता है हेलिकेज, इसका क्या काम है? तीसरी होती है SSB, ये प्रोटीन है, सब बताते हैं अभी। फिर होता है DNA पॉलीमरेज। ये भी एंजाइम है सर? इस जहां जहां एज लिखा है ये सब एंजाइम है। जो तू पूछ रहे थे कौन करता है, ये करता है। अच्छा, ये करता है कि तीनों करते हैं? ये हमने क्या कहा कि ये जो है इसमें बहुत सारे एंजाइम भाग लेते हैं। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये मिश्रण है, कॉम्प्लेक्स है, कई एंजाइम मिल करके। नहीं कर सकती पीछे बात। ठीक, तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है? ये टोपोआइसोमरेज होता है, ये सुपर कॉइलिंग को खत्म करता है। जो बहुत ज्यादा ऐठन होती है उसको खत्म कर देता है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ठीक, तो कहने मतलब ये है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को खत्म करता है। फास्फोडाइस्टर लिंकेज को, फास्फोडाइस्टर लिंकेज को तोड़ देता है, जिससे डीएनए थोड़ा रिलैक्स हो जाता है।
आपको हम बता दें कि डीएनए, पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन एक साथ नहीं शुरू होता, याद रखिए। पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन एक साथ स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। पूरे डीएनए का एक साथ रेप्लिकेशन नहीं शुरू होता, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, मान लीजिए इतना इतना, इसको रेप्लिकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन। अच्छा, वो किसको बोलते हैं सर रेप्लिकॉन? ये छोटे छोटे पार्ट हो गए ये, क्योंकि डीएनए तो बहुत बड़ा है, हम पूरे डीएनए की एक साथ नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। टुकड़े टुकड़े में करते हैं, लेकिन फिर धीमे धीमे पूरी हो जाती है, ठीक है। तो जो टुकड़ा है उसको हम रेप्लिकॉन बोलते हैं। हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देता है। किसको तोड़ देता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। कहाँ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये। जब उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दिया, ठीक है, याद रखिएगा कि जो रेप्लिकेशन शुरू होता है, जिस बिंदु से शुरू होता है, उसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और आई कहीं लिखा होगा, ORI, ठीक है। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। रेप्लिकेशन फॉर्म 5N 3N 3N 5 और 3 में कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि 5 क्या है 3 क्या है? यस सर, पहले ही बताया जा चुका है कि 5 क्या कार्बन नंबर है, ये 3 क्या है, ये इधर कार्बन नंबर है जिसमें OH लगा हुआ है। ये इसका एंटी पैरेलल होता है। डीएनए जो डबल स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल होता है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी, इतना। तो ये आपका बन गया क्या? रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। याद रखिएगा टोपो आइसोमरिज्म क्या करता है? आइसोमरेज, सॉरी, टोपो आइसोमरेज। दूसरा हेलिकेज क्या काम करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ी तो फिर ऐसे हो जाता है यहाँ, ठीक है, ऐसे, ठीक। SSB क्या है? इसको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या काम करती है? देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो डीएनए है, पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन, जैसे मान लो ये डीएनए है, ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। ये जो है टुकड़े टुकड़े में होता है, एक साथ नहीं होता। और जिस टुकड़े में शुरू होता है उसको रेप्लिकॉन बोलते हैं, ठीक। जहाँ से बॉन्ड टूटने शुरू होते हैं उसको ओरिजिन बोला। हेलिकेज लग करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ये फॉर्क बन जाता है। मतलब आपको फॉर्क यानी कि रेप्लिकेशन फॉर्क के माध्यम से आपको समझाया गया है कि डीएनए में रेप्लिकेशन कैसे हो। SSB क्या है? हमको पता है कि डीएनए में बहुत ज्यादा एटम होती है। ये अगर ये खुल भी गया है, ये खुल भी गया है
तो इनके ये इसका कंप्लीमेंट ये है ना, इसका कंप्लीमेंट ये है, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ ना जाए कहीं, ये कहीं आपस में जुड़ ना जाए, इसलिए SSB कोटिंग जो है यहाँ लगी रहती है, इनको जुड़ नहीं देती, पकड़ रहती है, ठीक। अब आ जाता है DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज, याद रखिएगा इसको, देखिए शब्द लिखा है पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज का मतलब क्या, पॉलीमर का मतलब क्या है, पॉलीमर का मतलब बहुलक। तो ये करता क्या है, इसको दूसरा नाम कहते हैं DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। कहीं कहीं पे ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। क्या मतलब है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। हमने कहा कि DNA की कॉपी बनती है, मतलब जैसा था वैसी बनेगा। कॉपी का मतलब क्या हुआ, कॉपी बनी ना। तो कहने मतलब ये है कि ये भी टेम्पलेट का काम करेगा और ये भी टेम्पलेट का काम करेगा। मतलब ये दोनों स्टैंड आपके जो है टेम्पलेट का काम करेंगे। तो इसका इसके बगल में बनेगा जो इसका कंप्लीमेंट्री होगा, और इसका जो कंप्लीमेंट्री होगा इसके बगल में बनेगा। तो किसकी नकल कर रहा है, DNA की। ये स्टैंड किसका है, DNA का। बनाने में कौन काम कर रहा है, DNA पॉलीमरेज। किसकी नकल कर रहा है, क्या बना रहा है, DNA की नकल कर रहा है और DNA ही बना रहा है, इसीलिए लिखा हुआ है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट मतलब आश्रित किस पे है, DNA पे। बना क्या रहा है, RNA बना रहा होता तो RNA पॉलीमरेज हो जाता। क्योंकि DNA ही बना रहा है इसलिए DNA पॉलीमरेज। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब ये है कि अगर ये नहीं होगा तो हम कॉपी किसकी करेंगे, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी। जैसे बदल ले फोटोग्राफ करा लो, ठीक है ना। तो चूंकि हम कॉपी बना रहे हैं ना, और उन्होंने कहा किसने, मिसेस स्टाहल ने, कि सेमी कंजर्वेटिव है। तो पुराना तो दोनों भी जा रहा है ना, एक एक स्टैंड नया बन रहा है, एक इसके साथ नया बन गया, एक इसके साथ नया बन गया। इस एंजाइम की कुछ खासियत है, क्या है, ये नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर। DNA पॉलीमर एक चीज याद रखिएगा कि जो रेप्लिकेशन होता है ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहलाता है। बेस पेयरिंग होता है। बेस पेयरिंग का मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे ए है तो यहाँ क्या होगा, क्या होगा, टी। तो ए का कंप्लीमेंट क्या है, टी है ना। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि जी है तो यहाँ पे क्या होगा, सी। जी का कंप्लीमेंट क्या है, सी। तो ऐसे हम पेयरिंग करते करते ये तो बन गए। तो वही है कह रहे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा ही क्या होता है,
रेप्लिकेशन। हम जो आरएनए बनाते हैं वो भी एक प्रकार का है, लेकिन वहां पे हम आरएनए बनाते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वहां पे हम आरएनए बनाते हैं। यार दोनों में कंफ्यूजन ना होना, कंफ्यूज आते हैं। ठीक, तो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा क्या होता है, रेप्लिकेशन, इसको याद रखिए। दूसरा क्या है कि यह हमेशा 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन की तरफ बढ़ाता है। इसका मतलब यह है कि कार्बन नंबर 3 पर ही न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो 5 एंड से 3 एंड, यानी कि 3 एंड पर ही ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा और आगे बढ़ेगा। ये इसमें खासियत है। एक खासियत और है कि ये शुरू नहीं करता, इनिशिएशन नहीं करता है। वो कहता है कि पहले हमको कुछ बना के दो, हम किसमें जोड़ेंगे? डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि हम किसमें जोड़ेंगे भाई, न्यूक्लियोटाइड को हम किसमें जोड़ देंगे? तो कुछ बना के दो ना। तो स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए? प्राइमर। इसको कौन बनाता है? प्राइमरी। एक एंजाइम है ये, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे प्राइमर बना देगा। ये प्राइमर हो गया। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर जो है ये छोटा सा आरएनए होता है। ये छोटा जो है आरएनए होता है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 6 से 8 तक न्यूक्लियोटाइड से क्रम होता है, लेकिन होता है ये आरएनए प्राइमर, क्योंकि उसमें भी 5 से 3 होता है। तो 3 मिल गया ना। अब जो है ये डीएनए पॉलीमरेज अब इसके आगे जोड़ना शुरू कर देगा। इन्हीं प्राइमर को किनको जोड़ना शुरू कर देगा? प्राइमर के आगे न्यूक्लियोटाइड्स को, प्राइमर के आगे न्यूक्लियोटाइड्स को। बस इतने में ये ध्यान रखना है, इसमें एक स्टैंड होता है लीडिंग, एक होता है लीडिंग स्टैंड, और ध्यान देना इसमें, और एक होता है लैगिंग स्टैंड। ये कंटीन्यूअस होता है, मतलब इसमें जो है कंटीन्यूअस बेस पेयरिंग चलती है, ठीक है। इधर भी बनेंगे क्या? प्राइमर ऐसे, उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं। मतलब सर जो प्राइमर होता है वो 3 की तरफ से ही बनता है, 3 की तरफ। देखो ऐसा है ना, 3 का मतलब ये है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये 3 नंबर पे ही न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। तो जब तक उसको 3 पहले से बना के नहीं दोगे तो जोड़ेगा कहाँ? ठीक है, इसीलिए इसको शुरू करने के लिए प्राइमर की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसके 2 स्टैंड जो है, एक को कहते हैं लीडिंग, इसमें एक बार प्राइमर बना तो फिर कंटिन्यू आगे जुड़ते चले जाते हैं। कौन? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। हाँ, ठीक। और इसमें जो है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, इसमें प्राइमर बना, उसके बाद जुड़े, उसके बाद फिर प्राइमर बनता है, फिर जुड़े, फिर प्राइमर बना, फिर जुड़े। इस तरह। ठीक, फिर जैसे जैसे ये है तो ये खुलता जाता है, खुलता जाता है, और इस प्रकार से डीएनए क्या हो जाता है? रेप्लिकेशन। तो ये जो आपके छोटे छोटे खंड बनते हैं ना, ये इसके बाद में प्राइमर ये खत्म हो जाता है।
तो ये जो छोटे छोटे खंड बनते हैं इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। इसमें ये पूछा जाता है कि जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं वो किस स्टैंड पे बनते हैं, लीडिंग स्टैंड पे कि लैगिंग स्टैंड? किस स्टैंड पे बनते हैं? लीडिंग पे बनते हैं कि लैगिंग पे बनते हैं? कंटिन्यूअस स्टैंड पे बनते हैं कि डिसकंटिन्यूअस स्टैंड पे बनते हैं? सब है, लिखा भी मैंने लैगिंग स्टैंड। ओके जाके फ्रैगमेंट्स ये। अब देखिए ये जगह खाली बच गई कि नहीं बची? ये बची। तो ये जो खाली स्थान है इनको भर देता है कौन? डीएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ करके इनको मतलब गैप फिल कर देता है। गैप तो फिल कर देता है, ठीक है? तो गैप तो भर देता है, लेकिन जोड़ने का काम एक एंजाइम है जिसे कहते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो है ये फिलिंग का काम करता है। क्या काम करता है? फिलिंग का। आपके पास देखिए सारे शब्द आ गए जो जो यूज, ठीक। अब इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। सारे शब्द आ गए जो भी जो आपके यूज होते हैं। याद रखिएगा ये जो रेप्लिकेशन होता है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन एक साथ नहीं होता। अगर एनर्जी लगती है तो एनर्जी आती कहां से? अगर एनर्जी लगती है तो एनर्जी आती कहां से? यहां से आती है, जिसे कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। थोड़ा ध्यान देना, समझ में सब आ जाएगा। DATP, DCTP, DGTP और DTTP। आपको समझ में आया? ये यही है, इनको हमने सामूहिक रूप से यही कह दिया, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। देखिए ट्राइफॉस्फेट लगा हुआ है, लगा हुआ ना। ये बदलते हैं ATP है तो AMP हो जाएगा। तो दो फॉस्फेट गए कहाँ? हाई एनर्जी वाले बॉन्ड टूटे तो एनर्जी गई कहाँ? यूज तो हुई ना, एनर्जी यूज हुई। भाई डीएनए पॉलीमरेज जाएगा है तो कोई तो ले जाएगा तो चलो भैया 3 में जोड़ दो है। और जब जोड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा ना, ये देखो बन गया।
एटीपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। तो ट्राइफॉस्फेट से 2 निकल गए, 1 बचेगा, वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा। 2 एनर्जी दे करके, 2 फॉस्फेट का रूप दे करके वो न्यूक्लियोटाइड भी बन गया और जाके जुड़ गया। कहाँ पर? 3 नंबर। ठीक है। वो एनर्जी आ जाए। कौन कौन से टर्म आए इसमें देख लीजिए। एक तो आपका टोपोआइसोमरेज आया, ठीक। दूसरा आपका हेलिकेज आया, अगला आपका एसएसबी आया, डीएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है। एक आपका लीडिंग स्ट्रैंड आया, एक आपका लैगिंग स्ट्रैंड, इसको हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। इसको डिसकंटिन्यूअस, ठीक। और क्या आया? ओकाजाकी फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े, फ्रैगमेंट है ना सर? हाँ। प्राइमर आया, प्राइमर आया, डीएनए लाइगेज आया। ये तुम्हारे शब्द आते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको अगर देखें, सबसे पहले क्या काम करता है? फिलिंग का काम करता है। क्या काम करता है? फिलिंग का। जैसे हम आपको बता दें, घरों में टाइल्स लगते हैं, टाइल्स को बैठा के वो चला जाता है, लेकिन टाइल्स लगने के बाद 2 टाइल्स के बीच में जो गैप होता है उसमें कुछ फिलर भरते हैं ना, भरते हैं, तो वही फिलिंग का काम करता है डीएनए लाइगेज। तो ये जगह होती कहाँ पे बच जाती है? कहाँ पे बच जाती है? जो हमारा कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हमारे खंड बने थे, किसके? ये एक प्राइमर बना था, फिर उसके आगे जो है न्यूक्लियोटाइड जुड़े थे, किसने? डीएनए पॉलीमरेज ने। तो उनके बीच में एक गैप बन गया था, सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ नहीं पाए थे, ठीक है। तो कैसे जुड़ जाते हैं? फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड को बना करके, तो एक कंटिन्यूटी बन जाती है। जैसे हमने फिलर नहीं भर दिया, तो ये फिलिंग का काम करता है डीएनए लाइगेज, जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है भाई? न्यूक्लियोटाइड्स को। तो कैसे जोड़ देगा? कोई बॉन्ड बना के जोड़ेगा, तो फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड बना देगा। फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड बना। प्राइमर क्या है? देखिए, अगर प्राइमर नहीं बनेगा तो हमारा डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो शुरू ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये डीएनए पॉलीमरेज है, इसकी क्वालिटी है कि ये 5 इंड से 3 इंड, यानी कि 3 इंड पे वो जहाँ पे OH लगा रहता है वहीं पे दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। शुरुआत नहीं करता है, पहले से जब तक इसको कुछ बना के नहीं देंगे, यानी कि 3 वाली पोजीशन नहीं देंगे। अब देखिए, अब यहां कहां है 3 वाली पोजीशन? बताइए। 5 3 3 5, इसके बगल में है कुछ? नहीं है ना। तो जब तक शुरुआत नहीं कोई करेगा तो कोई कौन है? प्राइमर। कौन है? प्राइमर। तो प्राइमर
अब जब प्राइमर बन जाते हैं तो फिर इसके आगे जो है 3 पर लगातार वो जोड़ते हुए फिर कंटिन्यू चलते हैं, किसमें? लीडिंग स्टैंड में। लेकिन जो लैगिंग स्टैंड है उसमें प्राइमर हमको बार बार बनाने पड़ते हैं, टुकड़े में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। ठीक, ओ का जाके फ्रैगमेंट्स क्या है? ओ का जाके फ्रैगमेंट्स क्या है? डीएनए के टुकड़े किसमें जो बने थे, सॉरी डीएनए जो ये टुकड़े नहीं थे, ये बने न्यूक्लियोटाइड के जो क्रम था टुकड़े, वो जो बने किसमें? लैगिंग स्टैंड में। उन्हीं टुकड़ों को तो ओ का जाके फ्रैगमेंट कहा था। ये जापानी शब्द है, कोई ठीक जापानी साइंटिस्ट है उनके नाम पे। लैगिंग आप जान गए, जिसमें कंटिन्यूअस रूप से न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ते हैं, मतलब टुकड़े में जुड़ते हैं, वो लैगिंग स्टैंड है। लेकिन याद रखिएगा कि हमारा डीएनए के दोनों ही टेम्पलेट का काम करते हैं, यानी कि हार्ड कॉपी जो बताया भाई, इसमें भी तो बन रहा है, भले ही डिसकंटिन्यूअस बन रहा हो लेकिन बन तो रहा है, इसमें कंटिन्यूअस बन रहा है। ठीक, लीडिंग स्टैंड, इस स्टैंड में एक बार प्राइमर बनता है, उसके बाद फिर कंटिन्यू उसमें न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं, बेस पेयरिंग होती है। केवल बनना ही नहीं बल्कि इनसे भी तो जुड़ते हैं, इससे बेस पेयरिंग कंटिन्यू होती है और इसमें बेस पेयरिंग कंटिन्यू होती है। ठीक, उसके बाद ये तो आप जान ही गए। एसएसबी क्या है? सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब चूंकि डीएनए में कॉइलिंग ज्यादा होती है तो फिर से ना कहीं आपस में जुड़ जाए, इनके जो बेस पेयर में फिर से ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, इसके लिए एसएसबी प्रोटीन लग जाती है, जिसकी वजह से वो पुनः आपस में जुड़ नहीं पाते। ये देख लिया आपने। ट्रांसक्रिप्शन, कल देखिए हमने आपको बताया था सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सेंट्रल डोग्मा यानी कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का एक सूत्री प्रवाह। किसने बताया था? क्रिक ने। एक विचार आया था, आपने बताया नहीं कि जब उन्होंने जो है डबल हेलिकल मॉडल दिया तो उनको समझ में आ गया, हम उन्होंने कह दिया था हमारे दिमाग में चल रहा है, हम समझ गए कि डीएनए किस प्रकार से अपनी कॉपी बनाता होगा। कैसे बनाता होगा? एक जो भी कॉपी बनाता होगा उसमें एक पुराना होगा। उनकी इसी बात को सिद्ध कर दिया किसने? विशेषण और स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट करके। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन
हिंदी देख लो। हैं? अनुलेखन देखिए, जो हमने रेप्लिकेशन बताया, हमने कहा कि रेप्लिकेशन पूरे डीएनए की होती है। ध्यान देना, रेप्लिकेशन जो है वो पूरे डीएनए की होती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए की नहीं। ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए की नहीं है। रेप्लिकेशन जो है वो पूरे डीएनए का होता है, क्योंकि हम कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है वो पूरे डीएनए के नहीं होता, क्योंकि हम डीएनए नहीं बना रहे, हम आरएनए बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम एमआरएनए नहीं कह रहे हैं, हम आरएनए बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आरएनए बना रहे हैं। ये हो गई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, उस यूनिट में होता क्या? एक होता है प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा होता है टर्मिनेटर। तीन चीजें, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, तीन याद रखिएगा। किसका? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये भी याद रखिएगा कि पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं है। ये डीएनए है, ठीक। ये आपकी क्या हो गई? ये यूनिट हो गई, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हो गई। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हो गई, ठीक। कौन कौन सा
पार्ट होता है प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब क्या है, जहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक, स्टार्ट हुआ। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, तो इसके दो टर्म्स देखिए, दो हैं जीन होते ही हैं, तो इसकी कोडिंग करनी है, ठीक है। और दूसरा वो टेम्पलेट का काम करता है। टेम्पलेट का मतलब हार्ड कॉपी तो बता रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमको डीएनए बनाना है, यहाँ पे हमको आरएनए बनाना है। क्या बनाना है? आरएनए बनाना है। तो ये जो आरएनए बनेगा, ध्यान देना थोड़ा, ये जो आरएनए बनेगा, ये कॉपी इसकी हो रही है, इसकी कॉपी इसकी हो रही है, मतलब इसके जैसा होगा। कैसे? ए जी टी ए सी टी, तो यहां जो बनेगा तो क्या हो जाएगा? ए है तो कॉपी है, सेम। जी है तो टी है तो, ठीक है। ए है तो, सी है तो, ई है तो, हम कोडिंग कर रहे हैं ना, हम जो है अपनी पूरी सूचना इसको दे रहे हैं। हम जो है अपनी पूरी सूचना, यानी कि जिस स्टैंड की कॉपी हो रही है, कॉपी किसकी हो रही है? 5 से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जिसकी कोडिंग होती है स्टैंड की, वो उसी एंड पे माना जाता है प्रमोटर। ठीक, अगर इसकी कोडिंग होती और ये टेम्पलेट होता, इसकी कोडिंग होती, अगर हम कोडिंग इसमें लिख दें, ठीक है, तो ये प्रमोटर होता इधर, ठीक है, और टर्मिनेटर होता इधर, क्योंकि कोडिंग हम इसकी कर रहे हैं। कोडिंग का ध्यान दीजिएगा, मतलब सेम है कोडिंग का मतलब, ठीक। तो ये देखो, इसकी कोडिंग हम कर रहे हैं, तो ये प्रमोटर जो किधर मान जाएगा? इधर, ठीक। और ये जो टर्मिनेटर है, ये किधर मान जाएगा? 3 एंड पे होता है। इसको याद करना, रख लेना दिमाग में। जो प्रमोटर होता है, जिस स्टाइल की कोडिंग होती है, उसके 5 एंड पे माना जाता है, ठीक है। और ये टेम्पलेट का काम करता है, मतलब समझे आप? आरएनए बना इसके जैसा, ठीक, लेकिन है तो इसका कंप्लीमेंट। ध्यान दो, कॉपी इसकी, कॉपी जो है इसकी है ये, लेकिन कंप्लीमेंट किसका है? इसका। समझ रहे हो ना? तो इसमें देखिए एक एंजाइम काम करता है, इसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान दीजिए। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, एक तरह का होलो एंजाइम होता है। ऐसे ऐसे मान लीजिए, ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसमें 3 चरण होते हैं। ये तो हमें बता दें, ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये हमें बताया था। कौन सा? प्रमोटर बता दिया, स्ट्रक्चरल जीन बता दिया, और टर्मिनेटर बता दिया, ठीक। ये हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के क्रम बताए, क्या होता है पहले,
ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांसक्रिप्शन होती है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। काम कैसे करता है, इसमें कैसे स्टेप वाइज होता है वो देखो। एक होता है इनिशिएशन, सबसे पहले शुरुआत। उसके बाद होता है इलॉन्गेशन और उसके बाद होता है टर्मिनेशन। किसी चीज को इनिशिएट करना, ठीक। लेकिन ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इसको प्रमोटर तक कौन लेके जाएगा? और जब प्रमोट का मतलब क्या होता है? प्रमोट करना है ना, शुरुआत करना है, तो यहां तक लेके कौन जाएगा? तो इसके साथ में एक प्रोटीन बाइंड करती है जिसे कहते हैं सिग्मा फैक्टर। इसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या कहते हैं? सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज के साथ में जब सिग्मा फैक्टर होगा, ठीक है, तो ये चला जाएगा कहां पर? प्रमोटर के पास। मतलब सिग्मा फैक्टर जब जुड़ जाता है तो उसको लेके घसीट के लेके चला जाता है कहां? प्रमोटर के पास की चलो। सब देखो यहां भी लिखा है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज कई क्या कई? न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर भी वो जो है क्या काम करता है? जोड़ने का ही तो काम कर रहा है। क्या काम कर? चूंकि आरएनए बन रहा है इसलिए आरएनए पॉलीमरेज हो गया। वहां चूंकि डीएनए ही बन रहा था तो वो डीएनए पॉलीमरेज था, ठीक। अब देखिए सिग्मा फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ गया तो ये लेके पहुंच जाता है प्रमोटर के पास। तो ये हो गया आपका इनिशिएशन। क्या हो गया? इनिशिएशन। इसके बाद फिर ये जो है यहां पर जुड़ने के बाद बना देते हैं। ये जो है खिसकेगा पीछे को चलेगा। तो जैसे जैसे खिसकता जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तुम्हारे आरएनए बनते जाएंगे। तो क्या हो गया? क्या हो गया? लेकिन जब ये इधर जाएगा तो सिग्मा फैक्टर निकल जाता है। ध्यान देना है, जब इलॉन्गेशन होता है सिग्मा फैक्टर का सिर्फ इतना ही काम है। क्या काम करता है कि वो इनिशिएशन यानी कि शुरुआत करवा देता है। आरएनए पॉलीमरेज को ले जाता है किसके पास? प्रमोटर के पास। आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के पास ले जाता है सिग्मा फैक्टर जुड़ करके, ठीक। ले जाने के बाद फिर उसको छोड़ देता है प्रमोटर के पास, फिर अपना अलग है, क्योंकि दूसरे भी तो है। अलग हो गया। उसके बाद शुरू होता है आपका इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब क्या होता है? इलॉन्ग मतलब लंबा होना। लॉन्ग लिखा है ना, लॉन्ग। इलॉन्ग मतलब उसका दीर्घीकरण हो रहा है। किसका दीर्घीकरण हो रहा है? मतलब न्यूक्लियोटाइड सब जुड़ेंगे तो आरएनए बनेगा, ठीक। तो इलॉन्गेशन। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है अब ये आराम से काम करता रहता है। काम करता रहेगा जब तक टर्मिनेटर नहीं आ जाता। और टर्मिनेटेड मतलब कब रुकता है? जब इसके साथ में एक दूसरी प्रोटीन जुड़ जाती है जिसे कहते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर, ठीक। तो रो माने रुको, रो फैक्टर माने रुको।
आरएनए पॉलीमरेज कहता है कि मैं लग गया, रुक जाओ, ठीक है। तो जब तक इलॉन्गेशन था सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज रहता है। पॉलीमरेज क्या है, क्या है आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एंजाइम। एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन ही तो होती है, ठीक। तो इस कहने मतलब ये कि इस प्रोटीन के साथ में जब सिग्मा जुड़ा तब इनिशिएशन हुआ। इनिशिएट करके हट गया सिग्मा, अभी कहाँ रो आया? अभी तो इलॉन्गेशन होगा, अभी तो इलॉन्गेशन दूसरा स्टेप चलेगा। तो इलॉन्गेशन सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज करता है, ठीक। और करते 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 मतलब ये बाउंड्री है स्ट्रक्चर किसकी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, ये बाउंड्री है, इसके परे नहीं जा सकते ना इधर जा सकते। तो जैसे ही रूट फैक्टर आके जुड़ा किसके साथ? आरएनए पॉलीमरेज, यानी किस प्रोटीन के साथ में किस प्रोटीन आगे जुड़ी या फैक्टर जुड़ा तो प्रक्रिया रुक गई, तुम्हारा आरएनए इसीलिए वो टर्मिनेशन कहते हैं, इसीलिए वो रुकने को टर्मिनेट, आरएनए के बनने को इलॉन्गेशन, मतलब दीर्घ कण को। और जो शुरुआत है ट्रांसक्रिप्शन की, जो शुरुआत में होता है प्रमोटर, ठीक है। यहाँ पर प्रमोटर का मतलब ये है कि यहाँ कुछ विशिष्ट प्रकार के सीक्वेंस में बेस पेयर्स होते हैं, जैसे कहीं बताया गया है TA ऐसे, इनको टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। एक बॉक्स का मतलब ये प्रमोटर के रूप में काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इससे आपके क्या बने? आरएनए बने, ठीक। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोमल आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटे दूसरे भी होते हैं, जैसे एसएनआरएनए होता है, लेकिन हमने मेनली यही है उनका स्प्लाइसिंग वगैरह में होता है, ठीक। आरआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए। अगर हम इनका अमाउंट देखें कि कौन ज़्यादा होते हैं और स्टेबिलिटी देखें स्थायी कौन होते हैं, है नहीं? आरएनए, ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम। स्थायी भी सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? यही होते हैं। पूछा नहीं क्यों? क्योंकि आपने राइबोसोम सुना है। राइबोसोम में क्या होता है? आरआरएनए प्रोटीन होती राइबोसोम में, ठीक। और राइबोसोम क्या स्ट्रक्चर है, और जो स्ट्रक्चर होगी, जब कोई चीज स्थायी होगी तभी तो कोई स्ट्रक्चर बनेगा। ये ट्रांसफर आरएनए, ये कम होता है, ये ज्यादा होता है, मतलब इसके बाद ये आएगा एमआरएनए, इससे थोड़ा कम होता है, मतलब सबसे ज्यादा ये होता है, फिर ये होता है, उसके बाद फिर ये, ठीक है। स्टेबिलिटी में भी वही है, सबसे ज्यादा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, स्थायी।
इसका एक वो होता है क्लोवर लीफ मॉडल। ये एंटीकोडोन लूप होता है। आप में कहते हैं ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होती है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ठीक, इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है मतलब प्राइमरी ऐसे, ठीक, ये इसका सेकेंडरी है वो जो बना हुआ है, ठीक, और इसका जो टर्सरी है वो उल्टे एल इन्वर्टर एल की तरह का होता है, मतलब ऐसे। ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, यहीं पर आकर के अमीनो एसिड जुड़ते हैं। आरएनए, आरआरएनए जिसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, ये 80S और 70S दो प्रकार के हैं। 70S पाया जाता है प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोटिक सेल में, और जो 80S है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। तो पूछने का सवाल, हमने कहा कि आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा आरएनए बने, ठीक, ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केवल आरएनए पॉलीमरेज एक ही प्रकार का होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के, उनमें आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का होता है। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज से क्या होता है? आरएनए बनता है। आरएनए कई प्रकार के होते हैं, और भी दिए हुए, ठीक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केवल एक ही टाइप से बन जाता है ये सारे, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका जैसे हम लोग मतलब प्रोकैरियोट को छोड़ करके उसमें ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, 3। किसको कौन बनाता है? इसको
पॉलीमरेज यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है ये बनाता है राइबोसोमल आरएनए। जो कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड किसको बनाता है? एमआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसको बनाता है? इसको याद कर लीजिए। पूछा देखिए जो राइबोसोम होता है, जो हमने बताया कि HCS यूकैरियोटिक में और 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक, इसमें एक छोटी यूनिट होती है और एक बड़ी यूनिट। एक छोटी यूनिट होती है और एक बड़ी यूनिट होती है। 50S और 30S इसमें और इसमें 60S और 40S। मतलब हमने कहा कि जो राइबोसोम होता है, ठीक है, ठीक, 80S जो राइबोसोम होता है, ठीक है, ये पाया जाता है किसमें? यूकैरियोटिक में। और जो 70S राइबोसोम है ये किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। ठीक, राइबोसोम मतलब ये दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। दो सब यूनिट से, एक छोटी और एक बड़ी। इसको पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि आगे काम आएगा ट्रांसलेशन में। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो यूकैरियोटिक है इसमें छोटी सब यूनिट जो है वो 40 ऐसे होती है। ठीक है, एस जो है मापने का श्वेतवर्ग होता है। और जो 60S है ये बड़ी यूनिट ये लगी है। और यही चीज हम उसमें जाए प्रोकैरियोट में तो 50S हो गई बड़ी वाली, ठीक है, और 30S हो गई। नहीं, इसमें जोड़ से कोई मतलब नहीं, यहाँ तो बड़ा फेल जाते हैं। यहाँ जो है, अब देखो ये जो राइबोसोम होते हैं ये बने होते हैं RNA के और प्रोटीन के। अब बताइए ट्रांसक्रिप्शन जो है कितनी महत्वपूर्ण है? आरएनए पॉलीमरेज या हम ये कहें कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनता है। और आरएनए कितने प्रकार के हैं? ठीक है, और प्रोटीन यानी कि आगे जो ट्रांसलेशन होगा उसमें सभी का रोल है। अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? एमआरएनए कहाँ जाता है? मैं तो जाता राइबोसोम के पास। सबसे पहले सब छोटी वाली जुड़ती थी, बड़ी वाली जुड़ती, वही तो जाता है। फिर उसके पास अमीनो अम्ल को लेके कौन आता है? टीआरएनए। तो डीएनए से सूचना चली गई, डीएनए से सूचना चली गई किस रूप में? एमआरएनए के रूप में। अब उसमें काम कौन शुरू कर रहा है? राइबोसोम, टीआरएनए, वही तो सब काम आ रहा है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन में जितना बना सभी तो आगे यूज हो रहा है। तो इनको देखिए, तो आज आपने क्या क्या सीखा? डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों आवश्यक है? मतलब नीड क्यों जरूरी है? डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, ठीक है, और जब आनुवांशिक लक्षण जाएंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो उनका डबल होना जरूरी है।
किसका डबल होना? डीएनए का। जेनेटिक मटेरियल का डबल होना जरूरी है। अगर जरूरी है तो उनकी कॉपी बनना भी जरूरी है। तो कॉपी बनने को ही तो हम डीएनए का रेप्लिकेशन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किस प्रकार के आरएनए को बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किस प्रकार के आरएनए को बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किस प्रकार के आरएनए को बनाता है? हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है? किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता है? डीएनए लिगेज का क्या काम है? किस स्टैंड में होती है? जो लीडिंग स्टैंड है किस स्टैंड में डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यूअस चलता है? लीडिंग स्टैंड, ये कंटिन्यूअस स्टैंड, लैगिंग में नहीं चलता। ठीक। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को के द्वारा रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए क्या चाहिए? प्राइमर कौन सा एंजाइम बनाता है? अगर हम और थोड़ा उधर जाएं तो देखो यहाँ भी आरएनए पॉलीमरेज ही होगा, क्योंकि वो भी जो है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। प्राइमर क्या है? वो आरएनए ही तो है। वो शुरुआती 5 से 3 डायरेक्शन में। ठीक है। याद मैंने पहले बताया है कि डीएनए कि जो रेप्लिकेशन होता है वो तो पूरे का होता है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो पूरे का नहीं। ठीक। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एक साथ पूरे में नहीं शुरू हो जाता, टुकड़ों में शुरू होता है। उन टुकड़ों को क्या कहते हैं? रेप्लिकॉन। थैंक यू।